रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की फिज़िक्स। इसमें यूनिट 10 है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका लेक्चर 1 है आज। असल में ये क्लास 10 का यूनिट 1 है, लेकिन 9 चैप्टर क्लास 9 में पढ़े गए थे, उसी से आगे कंटिन्यू किया गया है, तो इसे यूनिट 10 का नाम दिया गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ होती है। इसके बाद पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई हों तो हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। फिर कुछ टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होती हैं, उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो देखेंगे। ये फिगर देखें आप, इसमें सबसे पहले आप ए फिगर देखें, ये वाली। एक मैस एम है हमारे पास, उसे एक स्प्रिंग के साथ बांधा गया है और उसे हॉरिजॉन्टल रखा गया है। इस स्प्रिंग को एक यहाँ पे हुक के साथ बांधा गया है, ये हुक मूव नहीं कर सकती। अब जब ये मैस अपनी जगह पे पड़ा है, ये ओ पॉइंट इसे हम कहते हैं और इसे मेन पोजीशन भी कहते हैं, वस्ती नुक्ता है ये, इस पर पड़ा है। तो अभी हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, यानी कि इसके ऊपर फोर्स 0 है। अब अगर इसी मैस को यहाँ से पकड़ के हम इस पॉइंट ए तक जहाँ तक ले आए, ये स्प्रिंग जहाँ से खिंच जाएगा, इसमें खिंचाव पैदा हो जाएगा, तो हमारे पास ये बी फिगर जैसी सूरत हाल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग में खिंचाव पैदा हो गया है और मैस यहाँ पे ए पोजीशन तक आ गया है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे स्प्रिंग को खींचा तो इस पर एक फोर्स अमल करना शुरू हो जाएगी, ये वाली, जो कि इसे वापस अपनी पोजीशन पहले वाली की तरफ धकेलना या पुल करना शुरू कर देगी। तो फोर्स की सिमत उसी पहले पॉइंट की तरफ होगी, इस जानिब। अब अगर यहाँ से इसे छोड़ा जाए तो ये मैस अपनी पहली पोजीशन की तरफ वापस जाएगा, तो यहाँ तक ये वापस आएगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर आप इनर्शिया है, ये मूव कर रहा है और इसके अंदर इनर्शिया है, तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि इस पॉइंट से फिर आगे की जानिब चला जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो पोजीशन फिर बनेगी, जो कंडीशन बनेगी, वो सी फिगर वाली बनेगी। ये बी पॉइंट तक आ जाएगा और फिर यहाँ पे बी पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो प्रेस हो गया है, तो अब इस जानिब स्प्रिंग इसे वापस फिर से इसी ओ पोजीशन की तरफ वापस धकेलने की कोशिश करेगा। तो ये जिस्म फिर से दोबारा ओ की जानिब मूव करना शुरू कर देगा। तो अगर हमारे पास फ्रिक्शन ना हो, एक बार अगर हम इसे यहाँ से खींच के तक छोड़ देंगे, तो ये इस नुक्ता के गिर्द आगे पीछे हरकत करेगा, और इस हरकत को आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। दूसरा एक बात आप नोट करें कि जब आपने इस स्प्रिंग को राइट साइड पे खींचा तो फोर्स किस जानिब अमल कर रही है, इसे पीछे की जानिब लेके आना चाह रही है। तो फोर्स दूसरी तरफ जब ये जिस्म वो नुक्ता से लेफ्ट साइड पे गया, तो स्प्रिंग आप इसे पुश करने की कोशिश करता है दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ। अब फोर्स की सिमत दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ है और ये अब राइट जानिब है। दूसरी बात नोट ये करें कि अगर मैं यहाँ से जितना ज़्यादा स्प्रिंग को खींचूंगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स से वापस आएगा, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसे एक्स से ज़ाहिर किया गया है, ये है मेन पोजीशन से लेकर इस जिस्म को जितना खींचा गया है, जितना डिस्प्लेस किया गया है, उतने तक फासला। जितना ये फासला ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा स्प्रिंग को खींचा जाएगा उतनी ज़्यादा फोर्स इस पर अमल करेगी। तो यहाँ से आपने 3 चीज़ें देखी हैं। एक तो जिस्म वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा ये इस पर हमेशा जो फोर्स अमल कर रही है ये इसे मेन पोजीशन की तरफ लेके आना चाह रही है, और तीसरा ये कि जितना ज़्यादा यहाँ से खींचा जाता है उतनी ज़्यादा इस पर फोर्स अमल करती है। ये जो फोर्स इसके ऊपर अमल करती है, जो इसे मेन पोजीशन की तरफ वापस लेके आना चाह रही है, इसे हम रिस्टोरिंग
फोर्स बोलते हैं कि वो फोर्स जो कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ पुश या पुल करती है उसे रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम डेफिनेशन क्या करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि जब हम किसी जिस्म को खींचते हैं स्प्रिंग पे बंधे हुए को उस पर फोर्स अमल करती है और जितना ज़्यादा खींचते हैं डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा फोर्स उस पर अमल करती है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरी चीज़ आपने ये देखी कि वो फोर्स की सिमत हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, यानी कि वो चाहे जिस जानिब भी हो जिस्म वो फोर्स उसको अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस लेके आने की कोशिश करती है। अब आपने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सेलरेशन की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन एक्सेलरेशन इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा और एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा मेन पोजीशन की जानिब होती है क्योंकि फोर्स की सिमत मेन पोजीशन की जानिब है। अब इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10.1 बन रहा है। तो पहली कंडीशन तो वही वाली कि बॉडी को एक मेन पोजीशन के अबाउ वाइब्रेट करना चाहिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहली चीज़ ये होगी कि बॉडी एक वस्ती नुक्ता से आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा होगा। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होना चाहिए और जितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन भी बॉडी के अंदर कम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन की जो सिमत है वो हमेशा मेन पोजीशन की जानिब होनी चाहिए। तो ये तीन मेन कंडीशंस हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लाजमी हैं। ये तीनों सेटिस्फाई होंगी तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वरना सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। अब कुछ टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। पहला है वाइब्रेशन। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें, ये जो ओ पोजीशन है ये मेन पोजीशन है। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे जिस्म को डिस्प्लेस करके यहाँ तक खींच के यहाँ ए तक ले आए हैं, अब जिस्म पर एक फोर्स अमल करेगी जो इसे वापस लाना चाहेगी। तो जैसे ही यहाँ ए से हम जिस्म को छोड़ेंगे ये वापस ओ की जानिब यहाँ से हरकत करना शुरू कर देगा यहाँ तक, लेकिन जैसे पहले बताया है कि इसमें इनर्शिया होगा तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे निकल जाएगा और ये जाते जाते यहाँ बी तक जाके फिर रुक जाएगा और फिर ये बी से वापस ओ की जानिब आएगा और फिर यहाँ से आगे निकल जाएगा और फिर ए तक वापस आएगा। तो ये जो इसका सफ़र है ए से लेकर बी तक और बी से फिर वापस ए तक, तो ये एक राउंड ट्रिप बनता है। इस राउंड ट्रिप को हम एक वाइब्रेशन बोलते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। दूसरा है टाइम पीरियड। तो एक राउंड ट्रिप के लिए जो टाइम दरकार होता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं कि बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से वापस जहाँ तक एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना वक्त लेता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। मिसाल के तौर पर जिस्म यहाँ से चलता है जहाँ बी तक जाके फिर वापस ए तक आता है और 2 सेकंड लगते हैं, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर वो कितने वाइब्रेशन मुकम्मल करता है।
फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है वो 1 सेकंड में यहाँ से 4 वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेता है इस तरह से, तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है। और अगर एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है 1 सेकंड में तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, F=1/t, यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ से वापस आने में टाइम लेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। इसके बाद है हमारे पास एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। दोबारा से वही फिगर है कि ये बॉडी की मीन पोजीशन है, ये जो सॉलिड लाइन आपको नज़र आ रही है ये वो यहाँ पे नुक्ता दिखाया गया, ये मीन पोजीशन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला आ रहा है यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तक फिर जहाँ पे बॉडी जाके रुक जाता है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। इसमें हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। एक तो हमने ये पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या चीज़ है, तो उसमें 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक तो जिस्म को एक मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना चाहिए, दूसरा ये है कि उस पर जो फोर्स अमल करती है वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। ये देखिए जब दाएं तरफ है जिस्म तो ये फिर मीन पोजीशन की तरफ है, और जब जिस्म बाएं तरफ है तो फिर भी ये मीन पोजीशन की तरफ है। अगर हम एक्सेलरेशन की टर्म में इसे करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे।